आज हम अपनी इग्नू असिस्टेंट रजिस्ट्रार सीरीज़ में हम देख रहे थे लोक प्रशासन सेक्शन 20 सिलेबस का संगठन के सिद्धांत में। अब तीसरा हम है आदेश की दूसरा है आदेश की एकता। हम पदों सोपान कर चुके हैं, उसकी वीडियो आप देख सकते हैं मेरे इसके प्लेलिस्ट में है। इग्नू रजिस्ट्रार की प्लेलिस्ट में वो वीडियो है, आप देख सकते हैं। और दूसरा आज हम करें आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब या आदेश की एकता का अर्थ क्या है कि संगठन में कर्मचारी केवल एक अधिकारी से ही आदेश प्राप्त करेंगे। अगर आप फोटो में देखें तो यही हो रहा है, एक हेड है जो इन सब को आदेश दे रहा है, ठीक है। इस सिद्धांत के पक्के समर्थक जो थे वो हेनरी फ्यूल थे। और अगर आप हेनरी फ्यूल के 14 सिद्धांत देखेंगे तो उसमें भी निर्देश की एकता का मतलब भी आदेश है। इसमें ये भी मिल सकता है, आपको आदेश की एकता लिखा हुआ मिल सकता है और निर्देश की एकता भी मिल सकता है। इसकी परिभाषाएं देख लेते हैं। फिनर और प्रेस्थस ने इसकी परिभाषा दी है कि एक कार्मिक को एक ही नेता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। वही कह रहे हैं कि एक ही जो हेड है, एक ही जो आपका हेड है उसी मतलब एक ही हेड के से ही आदेश लेने चाहिए, या एक ही हेड को हम आंसरेबल होने चाहिए, ठीक है। फिर हेनरी फ्यूल भी यही कह रहे हैं कि एक कार्मिक को एक ही उच्च अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए, एक ही उच्च अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। फिर गुलिक-उर्विक कहते कि एक व्यक्ति को दो बॉस की सेवा नहीं कर सकता। ये एक क्वेश्चन भी आया था, उसमें पूछा गया था मैच द फॉलोइंग में कि एक व्यक्ति दो बॉस की सेवा नहीं कर सकता, ये किसने कहा है? तो ये कहा है गुलिक-उर्विक ने। पिफनर और प्रेस्ट फिर से एक उनकी डेफिनेशन है, वो कहते हैं कि आदेश की एकता की अवधारणा का तात्पर्य यह है कि किसी संगठन के प्रत्येक सदस्य को एक और केवल एक नेता के प्रति ही उत्तरदायी होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं इसके पक्ष में और व विपक्ष में कुछ बातें कही गई हैं कि क्या ये एक सही बात कही जा रही है कि संगठन के कर्मचारी को केवल एक अधिकारी से ही आदेश प्राप्त करना चाहिए। क्या ये एक सही है या नहीं है? ये इसके पक्ष में कितने लोग हैं? स्कैंटन हर्डिसन इसके पक्ष में कहते हैं कि कोई एक अधिकारी कर्मचारी को नीति संबंधी आदेश देता है तो दूसरा कर्मचारी तीसरा बजट संबंधी और चौथा आपूर्ति और उपकरण संबंधी आदेश देता है। वो कहते हैं कि एक कर्मचारी को कई लोग आदेश देते हैं। एक अधिकारी कर्मचारी को नीति संबंधी आदेश देता है, कर्मचारी को कहते हैं पॉलिसी के संबंधी आदेश देता है। दूसरा उसे काम के संबंधी आदेश देता है। फिर उसको बजट संबंधी आदेश मिलता है। उसको आपूर्ति और उपकरण संबंधी मिलता है कि ये रिसोर्सेज पूरे नहीं हैं, ये इक्विपमेंट पूरे नहीं हैं, इसके आदेश मिलते हैं। तो जब तक इन समादेशों और आदेशों में कोई विवाद नहीं होता, समादेश की एकता बनी रहती है। जब तक कि इसमें कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होता कि एक बहुत सारे अधिकारी एक कर्मचारी को आदेश दे रहे हैं, जब तक कि इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता तब तक समादेश की एकता। अब यहाँ पे देखिए समादेश भी आ गया, आदेश, समादेश, निर्देश, इसको किसी भी नाम से बोल सकते हैं कि एकता। कोई भी क्वेश्चन में आ सकता है, वो ये बोल सकते हैं कि आदेश की एकता, समादेश की एकता या निर्देश की एकता, कोई भी नाम से उसे बुलाया जा सकता है, क्योंकि विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नामों से इसको बुलाया। या फिर मैं ये कहूँ कि ये इसको ट्रांसलेशन करते हुए इसको अलग अलग नामों से बुलाया गया है, ठीक है। तो ये यूनिटी ऑफ कमांड, क्योंकि ये इंग्लिश में ही है, इसका हिंदी अनुवाद किया गया है, इसलिए हिंदी अनुवाद में इसको कई नामों से बोला गया है। फिर दिमाग कहते हैं कि संगठन में कोई तो प्रमुख होगा ही। अनेक आदेशों का मतलब है आदेशों में भ्रम पनपना। अगर बहुत सारे आदेश दिए जाएंगे तो फिर भ्रम आ जाएगा कि किससे ये आदेश आया। काम में उचित सहयोग के लिए आपसी संबंधों अधिकारियों के बारे में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ना सही संकेत मिलेंगे, ना काम सही होगा। अगर स्पष्टता नहीं होगी, स्पष्ट जानकारी नहीं होगी तो कन्फ्यूज़न बढ़ जाएगा कर्मचारी को, उसको सही तरह से निर्देश नहीं मिल पाएंगे और सही तरह से फिर काम भी नहीं हो पाएगा। इसलिए संगठन में
एक प्रमुख तो होना ही चाहिए, डिमार्क कहते हैं। फिर हेनरी फ्यूल कहते हैं कि ऐसा करने पर कोई अधिकारी की बात नहीं मानेगा। अगर बहुत सारे अधिकारी होंगे, एक कर्मचारी को बहुत सारे लोग दे रहे होंगे निर्देश, तो फिर तो कोई भी अधिकारी की बात नहीं मानेगा, अनुशासन नहीं रहेगा, व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, स्थिरता को खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए एक व्यक्ति दो अधिकारी आदेश दे तो बड़ी असहज और अव्यवस्था बढ़ जाएगी। इसीलिए केवल एक ही व्यक्ति को आदेश देना चाहिए, हेनरी फ्यूल का भी मानना है। अब आलोचक देख लेते हैं। टेलर इसके सबसे बड़े आलोचक हैं। वो इसको सैनिक प्रकार की चौधराहट कहते हैं, ठीक है। इसके स्थान पर वो देते हैं कार्य संबंधी सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप। ये वाला फोरमैन है, फोरमैनशिप कहते हैं सिद्धांत को। टेलर कहते हैं यह एक सैनिक तानाशाही है। एक संगठन में एक क्रमिक के 8 बॉस होते हैं, मतलब दल नायक जो होते हैं वो 8 होते हैं, 8 लोग आदेश देते हैं। क्रियात्मक संगठन में आदेश की एकता नहीं पाई जाती है। टेलर ने इसके स्थान पर फंक्शनल फोरमैनशिप या कार्य संबंधी सिद्धांत दिया है, ठीक है। अब इसमें वो 8 अधीक्षक कौन है जो नियंत्रण रखते हैं, या कौन प्रत्येक कर्मचारी को 8 नियंत्रण नियंत्रण में रखा जाता है या रहना चाहिए टेलर के हिसाब से। दल अधिकारी, गति अधिकारी, निरीक्षक, मरम्मत अधिकारी, कार्य व्यवस्था, अनुदेश, कार्ड क्लर्क, समय तथा लागत क्लर्क, कार्य अनुशक। तो ये सारे जो हैं उन्होंने दिए हैं। दल अधिकारी, गति अधिकारी, निरीक्षक, मरम्मत अधिकारी, कार्य व्यवस्था तथा पद्धति क्लर्क, अनुदेश कार्ड क्लर्क, समय तथा लागत क्लर्क एवं कार्य अनुशक। ये 8 के 8 याद होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सा टेलर ने नहीं दिया है। ये पूछ सकते हैं कि इनमें से टेलर ने कौन सा नहीं दिया है। तो इनमें से कोई से भी पूछ सकते हैं कि ये वाला टेलर ने दिया, या ये पूछ सकते हैं कि इनमें से टेलर ने कौन सा दिया है। तो ये 8 के 8 याद होने चाहिए। दल अधिकारी, गति अधिकारी, निरीक्षक, मरम्मत अधिकारी, कार्य व्यवस्था तथा पद्धति क्लर्क, अनुदेश कार्ड क्लर्क, समय तथा लागत क्लर्क एवं कार्य अनुशक। वैसे टेलर ने जो दिया था वो तो उन्होंने इंग्लिश में दिया था, पर जो अनुवाद किया गया है वो हिंदी में किया गया है। इसीलिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो हिंदी में अनुवाद किया हुआ दिख रहा है। वैसे हो सकता है कि इंग्लिश का भी आ जाए कि बताइए कि इसमें से जो इंग्लिश में दिया गया है वो भी आ सकता है, कि जैसे कि स्टाफ अधिकारी है, वो आ सकता है कि स्टाफ अधिकारी दिया गया हो, या ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे इसमें कार्ड क्लर्क है, वो कार्ड क्लर्क की तरह ही लिखा हुआ आ सकता है। तो किसी भी तरह इंग्लिश में भी लिखा हुआ आ सकता है, हिंदी में भी लिखा हुआ आ सकता है। तो मैं आपको इंग्लिश वाला भी बता देती हूँ, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं होगी बाद में अगर इंग्लिश वाला भी पूछ लिया जाए। तब तक आप इसको देखिए, मैं आपको इंग्लिश वाला बता देती हूँ। एक बार इसको फिर से आप रिवाइज़ कर लीजिए। मैं इंग्लिश वाला आपको बता देती हूँ कि क्या है। हाँ, इंग्लिश वाला क्या है, सबसे पहले उसने बोला है गैंग बॉस, ठीक है। फिर उसने बोला है गति को बोला है स्पीड बॉस। उसके बाद बोला है इंस्पेक्टर, निरीक्षक है इंस्पेक्टर, फिर मरम्मत अधिकारी को बोला उसने
रिपेयर बॉस। फिर कार्य तथा पद्धति क्लर्क को बोला है ऑर्डर ऑफ वर्क एंड रूट क्लर्क। यहाँ पे शायद आ नहीं पाएगा, वर्क ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ वर्क एंड रूट क्लर्क। ठीक है, फिर है ये अनुदेश कार्ड क्लर्क। इसे निर्देश कार्ड जारी करने वाला भी कहते हैं। इसको होगा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। फिर समय तथा लागत क्लर्क को कहा गया है टाइम एंड कास्ट क्लर्क। टाइम एंड कास्ट क्लर्क। फिर कहा है कार्य अनुषक, इसको कहा गया है शॉप फ्लोर डिस्प्लेनेरियन। एक्चुअली ये मैं हिंदी वाले में देख रही हूँ, इसलिए मुझे स्पेलिंग हो सकता है मिस्टेक है, पर मैं हिंदी में लिख देती हूँ आपको, क्योंकि मैं हिंदी के ही उसमें देख रही हूँ। डिसिप्लिनरी है ये, डिसिप्लिनरी है, सॉरी, हाँ डिसिप्लिनरी है ये। शॉप फ्लोर डिसिप्लिनरियन। जो डिसिप्लिन बना के रखे, हाँ अनुशासक मतलब डिसिप्लिनरियन, तो डिसिप्लिनरी है ये, डिसिप्लिनरियन है ये, शॉप फ्लोर डिसिप्लिनरियन। तो ये इंग्लिश में भी आ सकता है कि दल अधिकारी को गैंग बॉस बोल के बोल सकते हैं। गैंग बॉस क्यों बोला है, तो आपको ये इंग्लिश में भी अगर याद रखेंगे तो सही रहेगा, और हिंदी में भी आए तो हिंदी में भी बता सकेंगे आप। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें प्रथम 4 तो स्वयं कार्यालय में ही संचालित होंगे। जो पहले 4 हैं, दल अधिकारी, गति अधिकारी, निरीक्षक और मरम्मत अधिकारी, ये जो हैं ये तो संचालित करेंगे। ठीक है, वे कर्मचारी अधिकारी को उनके विशेष कार्य में सहायता देंगे। ये जो होंगे ये संचालन करेंगे और ये संचालित करेंगे और उनको कार्यों में सहायता करेंगे। ठीक है, ये 4। फिर अन्य 4 का संचालन नियोजन कक्ष में होगा, वहीं से आदेश व अनुदेश लिखित में रूप में भेजे जाएंगे। ये 4 जो हैं वो, इनका संचालन कहाँ होगा, इनका संचालन होगा नियोजन कक्ष में। इनका संचालन कहाँ होगा, इनका संचालन होगा नियोजन कक्ष में। तो पहले जो होंगे, पहले जो हैं वो संचालित होंगे, संचालित करने वाले होंगे, और वो सहायता करेंगे, विशेष कार्य में सहायता देंगे। और दूसरे जो होंगे उनका संचालन नियोजन कक्ष में होगा, और आदेश व अनुदेश लिखित रूप में भेजे जाएंगे इन्हें। ठीक है, ये लोग बाकियों को, ये बाकी क्या करेंगे, ये आदेश अनुदेश लिखित रूप में भेजेंगे। फिर स्क्लेंडर हर्सन, ये भी आलोचक में ही आ रहे हैं। इन्होंने आलोचना भी की, इन्होंने बताया भी और इन्होंने आलोचना भी की कि अनुभव इसे असफल सिद्ध किया है। अनुभव ने, जो एक्सपीरियंस रहा है लोगों का, उसने असफल सिद्ध किया है इसको, कि एक व्यक्ति ही आदेश देगा, इसे अनुभव में गलत साबित किया है। एक कार्मिकों संगठन में अनेक स्वामियों से आदेश मिलता है। एक जो एम्प्लॉय होता है उसे बहुत सारे लोगों से, अनेक स्वामियों से आदेश मिलता है, किसी से वित्त संबंधी, किसी से सेवी वर्ग संबंधी और किसी से सामग्री संबंधी। तो ये भी वही डेफिनेशन है, इसको थोड़े अलग तरह से बोला गया है।
मिल्टे कहते हैं कि सामान्यतः संगठन में द्विमुखी पर्यवेक्षण पाया जाता है। मिल्टन कहते हैं कि सामान्यतः जो संगठन होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनमें द्विमुखी पर्यवेक्षण होता है, मतलब दो तरह से सुपरवाइज किया जाता है। पहला, एक परीक्षक अधिकारी का परीक्षण और दूसरा तकनीकी नियंत्रण रखने वाले अधिकारी का। दो तरह से होते हैं। एक तो होता है जो ऑफिशियल सुपरवाइज करता है कि कैसे क्लर्कियल थिंग्स को देखता है, और दूसरा जो होता है वो टेक्निकल थिंग्स को सुपरवाइज करता है। ठीक है, तो दो तरह के होते हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, दूसरा तकनीक नियंत्रण रखने वाले अधिकारी होते हैं। तो वो कहते हैं द्विमुखी परीक्षण। ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसने संगठन में द्विमुखी पर्यवेक्षण की बात कही, तो वो है मिल्टे। आगे चलते हैं। साइमन ने कहा कि आदेश की एकता संगठन में आवश्यक है, फिर भी यह संभव है कि किसी कार्मिक को दो अधिकारी से आदेश लेने पड़े। तब यह तय होना चाहिए कि उनमें से जब विरोधाभास हो तो कार्मिक किसके आदेश को स्वीकार करे। उन्होंने कहा कि दो से आदेश लेना पड़ सकता है, पर जब अगर कोई कन्फ्यूज़न हो जाए या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई वाद विवाद हो जाए, तो उस समय ये देखना चाहिए कि जो कर्मचारी है उसको किसके आदेश को स्वीकार करना है। फिर साइमन आगे कहते हैं कि यह विशेषीकरण का विरोधी सिद्धांत है। उन्होंने कहा यह विशेषीकरण का विरोधी सिद्धांत है क्योंकि जो इसका बेस है वो सही नहीं है, कि एक व्यक्ति ही आदेश देगा, वो सही नहीं है पूरी तरह। दो पदाधिकारी आदेशों के परस्पर टकराव की सूरत में केवल एक ही निश्चित व्यक्ति होना चाहिए। अगर दो हेड होंगे इस कर्मचारी को बताने के लिए, तो कई बार इसको कन्फ्यूज़न हो सकता है और इन दोनों में जो है विवाद हो सकता है। इसलिए उससे बचने के लिए जिसकी अधिक कर्मचारी आगे माने, परस्पर टकराव की सूरत में केवल एक ही निश्चित व्यक्ति होना चाहिए। तभी केवल एक, इनमें से केवल एक ही हेड होना चाहिए जो इसको आदेश दे, और एक ही का यह आदेश मानना चाहिए। फिर भी कहा जा सकता है कि सिद्धांत का संगठन में अपना विशेष मत है। फिर भी ये संगठन में इसका महत्व है। दो भी होंगे तब भी महत्व है, और एक भी होगा तब भी महत्व है। वैसे अगर एक हो तो सुविधाजनक हो जाता है, पर देखा जाता है कि संगठन में कई सारे हेड होते हैं जो आदेश देते हैं कर्मचारी को। अब अगर हम इस पूरे जो भी हमने अभी तक पढ़ा, अगर उसका हम मूल्यांकन करते हैं, या इसका मूल्यांकन जो विद्वानों के हिसाब से हम देखें, तो वो कहते हैं कि अपने अनेक कमियों के बाद भी यह स्वीकार्य है। आदेश की एकता का सिद्धांत एक सरल और उपयोगी सिद्धांत है। यह आज भी सत्य है कि यदि एक अधीनस्थ कर्मचारी को अनेक स्वामियों से जूझना पड़े तो इसकी कुपरिणाम निकलेंगे। अगर एक कर्मचारी को बहुत सारे हेड अगर आदेश देंगे तो इसके कुपरिणाम हो सकते हैं। इसको कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसको पता ही नहीं चलेगा कि इसको किसका आदेश मांगना है। इसलिए इस सिद्धांत में जो कहा गया कि एक कर्मचारी एक हेड, तो वो सही होगा। पर फिर भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो सर्डन ने और साइमन ने कहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फिर ये देखना चाहिए कि कौन सा अधिकारी है जिसकी आदेश इसको मानना चाहिए। तो ये था आदेश की एकता सिद्धांत। पहले पदोसोपान हम देख चुके हैं, अब ये दूसरा था। इसके बाद हम देखेंगे नियंत्रण का क्षेत्र, स्पैन ऑफ कंट्रोल। वो भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, पसंद आए ना आए कमेंट ज़रूर कीजिए, बताइए अगर कुछ कमी है तो मैं उसमें सुधार करूँगी। और आपको और वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल को क्लिक कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए। थैंक यू।